हेलो नमस्कार साथियों। आज एरिटेरिया का डिस्कस नंबर 6 करने जा रहा हूँ। इससे पहले 5 सेट का डिस्कस कर चुका हूँ जो यूट्यूब पर अपलोड है। तो आइए आज छठा सेट का डिस्कस कर लेते हैं और ये आगामी परीक्षाओं में जो आपको काफ़ी इससे जो है मदद मिलेगा। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इसमें जो प्रश्न होते हैं 50 प्रश्न होते हैं और 50 प्रश्न जो होते हैं सभी स्टेट पीसीएस और बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल के सभी जो है मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हेलिना रक्षा उपकरण जो है किस देश ने विकसित किया था? तो हेलिना रक्षा उपकरण जो है भारत ने जो है विकसित किया था। और हेलिना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल है। हेलिना जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। हेलिना को जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। और हेलिना जो है दागों और भूल जाओ के नीति पर जो है कार्य करते हैं। दागों और भूल जाओ नीति पर कार्य करते हैं। दागों और भूल जाओ कहने का मतलब हुआ कि जब एक बार टारगेट ये फिक्स कर लेते हैं तो इसमें इसको जो है बार बार टारगेट फिक्स नहीं करना होता है। तो ये था हेलिना से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और हेलिना जो है अभी आधुनिक टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है। और जान लेते हैं कि मिसाइलों से जो है कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पूछेगा कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में दोस्तों। श्रीहरिकोटा। ये पूछेगा कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ स्थित है? मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम पूछे तो ये हो जाएगा चांदीपुर, उड़ीसा में पड़ता है। और कुछ प्रश्न जान लेते हैं कि पूछेगा कि मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जानते हैं? तो ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। यदि प्रश्न पूछे कि मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जानते हैं? मिसाइल वुमेन किन्हें कहते हैं? तो ये हो जाएगा TC थॉमस। और कुछ जान लेते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम के तहत जो है कौन कौन से मिसाइल को जो है लॉन्चिंग किया गया था। तो इनका एक ट्रिक बना लेते हैं दोस्तों। इनका ट्रिक है PATN पटना। P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि और T से हो गया त्रिशूल और N से हो गया नाग और A से हो गया आकाश और A से हो गया अस्त्र। अब प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि इनको कैसे लॉन्चिंग किया जाता है और कहाँ से लॉन्चिंग किया जाता है। पृथ्वी की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस इसको लॉन्च किया जाता है। सरफेस टू सरफेस लॉन्च किया जाता है। अग्नि को जो है सरफेस टू सरफेस ही लॉन्च किया जाता है। और त्रिशूल को बोले तो सरफेस टू एयर, क्योंकि त्रिशूल को जब हम पृथ्वी से छोड़ेंगे तो ये परवलयाकार आकार बना लेंगे, तो ये सरफेस टू एयर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। और नाग जो है दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ पर कार्य करते हैं। दागो और
भूल जाओ पर कार्य करते हैं। और आकाश जो है सरफेस टू एयर हो जाएगा दोस्तों, सरफेस टू एयर। सरफेस का कहने का मतलब होगा पृथ्वी, हम बोल रहे हैं दोस्तों। और अस्त्र जो होगा एयर टू एयर हो जाएगा, एयर टू एयर प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये थे कुछ मिसाइलों से संबंधित प्रश्न। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित तो नहीं है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भितरकनिका उड़ीसा है, जो कछुआ के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है। पीताम्बरा जो तमिलनाडु में है। वेम्बनाड जो है ये कर्नाटक में नहीं बल्कि जो है केरल में है स्थित। और केरल में एक है पेरियार झील भी है और पेरियार नदी भी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो हो जाएगा वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और एक हो जाएगा नागरहोल। यहाँ लिख लेते हैं नागरहोल, जो है कर्नाटक में ही पड़ता है। और कुछ जान लेते हैं कि उड़ीसा में जो कौन कौन से नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ये कौन कौन से स्थान जो उड़ीसा के लिए जो फेमस है। तो जैसे एक हो जाएगा भितरकनिका, जो उड़ीसा में हो गया। भितरकनिका उड़ीसा में हो गया। और जान लेते हैं कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है। सिमलीपाल ये भी जो है उड़ीसा में स्थित है। और जान लेते हैं कि नंदन कानन ये भी जो उड़ीसा में स्थित है। और जान लेते हैं कि गहिर माथा ये भी उड़ीसा में स्थित है। सतकोसिया ये भी जो है उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील भी जो है उड़ीसा में स्थित है। ये कुछ था उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान जो प्रसिद्ध है, जो एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलता है। इन जगह ही पूछ लेता है कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि किस बंदरगाह को जो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं। तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जो है सेंटोस को जाने जाते हैं। आइए कॉफ़ी बंदरगाह से जो प्रश्न बनते हैं देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो ये सेंटोस जो है ये ब्राज़ील में स्थित है दोस्तों, ये ब्राज़ील में स्थित है। अगर पूछे कि कॉफ़ी शहर या कॉफ़ी नगर किसे कहते हैं। कॉफ़ी शहर या नगर, तो ये हो जाएगा साओ पोलो। और एक प्रश्न बनता है कि कॉफ़ी का बागान किसे कहते हैं। तो कॉफ़ी का बागान जो है फेजेंडा को कहते हैं। फेजेंडा भी जो है ब्राज़ील में स्थित है। फेजेंडा भी जो है ब्राज़ील में स्थित है। तो ये था। और जान लेते हैं कि कॉफ़ी के जो है कितने वैरायटी हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों। तो एक हो जाएगा अरेबिका, लिबेरिका, एक हो जाएगा कहवा, एक होगा रोबस्टिका। ये सभी जो कॉफ़ी के प्रकार थे। और कॉफ़ी का जो प्रयोग, कॉफ़ी के किस भाग को जो हम प्रयोग करते हैं। तो कॉफ़ी के जो है हम लोग जो बीज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, बीज का प्रयोग करते हैं। और कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन पाया जाता है। कॉफ़ी में जो है यहाँ लिख देते हैं कैफ़ीन पाया जाता है। और चाय में थीन पाया जाता है। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि और पूछे कि कॉफ़ी में जो है भारत में जो कौन से राज्य जो प्रसिद्ध है, तो वो कर्नाटक हो जाएंगे। कर्नाटक के जो है बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कॉफ़ी के लिए ही प्रसिद्ध है। स्पेस ना रहने के कारण हम बोल दिए, तो आप लोग इसको सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आइए चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। और कुछ संस्थान जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पूछेगा कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में हो जाएगा। और पूछेगा कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये दिल्ली में हो जाएगा। और पूछे कि आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी जो है दिल्ली में है। आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में हो जाएगा। और कुछ पूछे कि जैसे पूछे कि देहरादून में जो है वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है, वन अनुसंधान
अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। और कुछ अनुसंधान संस्थान है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पूछ लेगा कि गन्ना का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान जो है यहाँ कोयम्बटूर में हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में स्थित है। और लखनऊ से जो प्रश्न बनते हैं, लखनऊ में जो कौन कौन से संस्थान स्थित है, तो 20 अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में। 20 या औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ हमारी है, लखनऊ। और कुछ अनुसंधान संस्थान जैसे कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछे, तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये हो जाए राजमुंदरी, राजस्थान में पड़ता है राजमुंदरी। और कुछ अनुसंधान संस्थान जैसे चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछे, चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछे तो चेन्नई, चौसे चमड़ा चौसे चेन्नई, ऐसे याद रखें। डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछे, डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल हरियाणा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दूध से जो है पनीर बनाने की विधि को जो है एरेनेटिंग कहते हैं। ये तो सही है। जैविक प्रौद्योगिकी को जो है प्लाज्मिडस कहते हैं, ये भी सही है। गोल्डन चावल में जो है विटामिन ए पाया जाता है, ये भी सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है दोस्तों। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर कहने का मतलब हुआ समताप मंडल। और ट्रोपोस्फीयर कहने का मतलब हुआ क्षोभ मंडल। तो आइए कुछ मंडल से जो प्रश्न बनते हैं उनको जान लेते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी हुआ, ये मेरा पृथ्वी हुआ। पृथ्वी के ऊपर जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ के बाद जो है समताप मंडल, समताप के बाद मध्यमंडल, मध्य के बाद जो आयन मंडल के बाद जो है बहिर्मंडल। अब जान लेते हैं मंडल से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछेगा कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है, ये सभी जो होते हैं ये सभी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होंगे वे क्षोभ मंडल होंगे। समताप मंडल में जो वायुयान के लिए जो अच्छा माना जाता है, और समताप मंडल में ही जो ओजोन परत पाए जाते हैं। और मध्यमंडल में आप याद रख सकते हैं कि ये सबसे ठंडा मंडल होते हैं। और आयन मंडल से आप प्रश्न याद रख सकते हैं कि जितने भी टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, जो आपस में टकरा कर जो हम लोग को जो मोबाइल से जो हम लोग बात करते हैं, तो वो आयन मंडल से ही होता है, रेडियो टेक्नोलॉजी वगैरह। और बहिर्मंडल ये सबसे गर्म माना जाता है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के जो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आइए पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ के जो पौधे होते हैं हमेशा जो है हरा भरा होते हैं, क्योंकि वर्षा जो है हमेशा यहाँ होते रहती है। तो और जान लेते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है कि किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, नहीं दोस्तों, मान लीजिए ये इंडिया हुआ और ये इधर पश्चिमी घाट पाए जाते हैं, इधर जो है पूर्वी घाट पाए जाते हैं। वर्षा जो स्टार्ट होती है वो अरब सागर से होकर जो है बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ जो मेरी पठार है या पहाड़ है, तो यहाँ से जो वर्षा जाएगी तो पहाड़ से ही टकरा कर वापस लौटेगी। तो ये मान लीजिए पश्चिमी हुआ, ये पश्चिमी तट हो गया और ये पूर्वी तट हुआ। तो हम वर्षा जो होगा वो पश्चिमी घाट की जो है पश्चिमी ढाल पर ही होगी, ना कि पूर्वी ढाल पर।
तो ये कथन जो है गलत है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर बोलता है, तो ये कथन सही होता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हाँ यहाँ तो वर्षा जो है हमेशा बहती रहती है, तो खुद जो है समुद्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ तो वर्षा होंगे ही होंगे। और अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ वर्षा कहाँ से होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ वर्षा सालों साल होती है, तो अरावली तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहने का मतलब ये वाला एरिया, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यहाँ जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो यहाँ तो वर्षा होवे बहुत अधिक होती है। जैसे कि सर्वाधिक विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में जो पड़ते हैं मानसून राम, तो वहाँ तो वर्षा सर्वाधिक होती ही है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर होती है। ये कथन जो है सही है। तो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मेरा कथन हो जाएगा 2 और 4। आप जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। जैसे हो गया आयरन वुड, रोज वुड और एबोनी, आइनी, महोगोनी और हो गया शीशम और हो गया बांस। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो है पौधे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। और एक हो जाएगा सिनकोना। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय पौधे हैं। तो आइए अगला प्रश्न क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत समझ लेते हैं दोस्तों, और अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ये सभी को समझ लेते हैं। बलित पर्वत उन्हें कहेंगे जब धरती के प्लेटों आपस में टकराती है और जो चट्टान ऊपर उठ जाते हैं, तो उसे ही बलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय जो है बलित पर्वत का ही उदाहरण है। और अवशिष्ट पर्वत जो है सबसे पुराना पर्वत है, और अवशिष्ट पर्वत जब चट्टाने जो है धंसकर पृथ्वी के नीचे चला जाता है, तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और ऊपर का भाग जो उठा हुआ प्रतीत होता है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण ही है। और ब्लैक पर्वत कहते हैं जब अवशिष्ट पर्वत, सॉरी दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत उन्हें कहेंगे जब वायु और जल के जो है कटाव से जो है छोटे छोटे पर्वत बन जाते हैं, तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत कहेंगे जब चट्टानें पृथ्वी के अंदर धंस जाए और उसके जो अगल बगल का जो है चट्टान ऊपर उठ जाए, तो उन्हें जो ब्लॉक पर्वत कहेंगे। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि बलित पर्वत में जो है कौन कौन से पर्वत आते हैं। देश विदेश का भी पर्वत जान लेते हैं एक नज़र में दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला तो अपना हो गया हिमालय, ये जो है बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। और मान लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका का हो गया एंडीज पर्वत, ये भी जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका का जो हो गया रॉकीज पर्वत जो है, ये भी बलित पर्वत का उदाहरण है। अफ्रीका का हो गया एटलस, ये भी जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। और काकेकस पर्वत जान लेते, काकेसस जो पर्वत, ये भी जो बलित पर्वत का उदाहरण है। आल्पस यूरोप का जान लेते हैं, आल्पस ये जो है यूरोप का पर्वत जो बलित पर्वत का उदाहरण है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। अब जान लेते कि अवशिष्ट पर्वत का कौन कौन से उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है सबसे प्रमुख जो है अरावली पर्वत, जो अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। अरावली पर्वत जो अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। और सतपुड़ा भी जो है, सतपुड़ा भी जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और देख लेते हैं कौन कौन से अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। जैसे हो गया विंध्याचल का पर्वत है, विंध्याचल का पर्वत, ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। झारखंड के जो पारसनाथ पहाड़ियाँ जो है, ये भी जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अपलेशियन जो है, ये भी जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो ये था कुछ। अब जान लेते हैं कि ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ब्लॉक पर्वत में जो कौन कौन से पर्वत आएंगे, तो सतपुड़ा भी जो है ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत एवं अवशिष्ट पर्वत का दोनों का उदाहरण है।
और वासेज पर्वत जो है वासेज पर्वत जो है ये ब्लो पर्वत का उदाहरण है। और एक हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट ये सभी जो है ब्लो पर्वत का उदाहरण है। और ज्वालामुखी पर्वत बोले तो जैसे किलिमंजारो हो गया, इटली का जो हो गया वेसुवियस हो गया, और इक्वाडोर कोटोपैक्सी हो गया, ये सभी जो है ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। अब आइए 8वां प्रश्न पढ़ते हैं कि 8वां प्रश्न क्या है मेरा। 8वां प्रश्न है कि करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली स्थित है, ये तो करेवा वैली स्थित है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब उत्तराखंड में जान लेते हैं कौन कौन से वैली पाए जाते हैं, जैसे कि फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और जान लेते हैं कि कौन कौन से, जैसे कि फूलों की घाटी हो गया और राजा जी, ये भी जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति घाटी और पिन घाटी, ये सभी जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और घाटी जान लेते हैं कि जैसे साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। और पूछे कि सिलिकन घाटी, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, सिलिकन घाटी जो है बेंगलुरु में जो है स्थित है। और पूछे कि मूर्खा घाटी और नुब्रा घाटी जो है, यहाँ पर स्पेस नहीं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, मूर्खा एवं नुब्रा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। और एक फेमस घाटी जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं स्वात घाटी जो है ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित है। तो ये था कुछ घाटियाँ। अब आइए पढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस आंदोलन के दौरान जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो ऑपरेशन जीरो जो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 8 अगस्त या 9 अगस्त दिया जाता है 1942 में 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 में। अब जान लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय पूछे दोस्तों, तो वायसराय हो जाएगा, वायसराय पूछे तो लिनिथुओ हो जाएगा। वायसराय जो है लिनिथुओ हो जाएगा। लिनिथुओ का कार्यकाल बोले तो 1936 से 43 रहा था। और पूछे कि भारतीय छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कौन कौन से बनते हैं। जैसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्ताव यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये नेहरू ने रखा था, पंडित नेहरू ने रखा था। और प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन किसने किया था। तो पटेल ने किया था। प्रस्ताव का जो समर्थन किया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत कहाँ से किया गया था। तो ये किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान से। और इसी के तहत ऑपरेशन जीरो के तहत ही जितने भी चर्चित नेताओं थे उनको जो है जेल में डाला गया था। तो जानते हैं कि कौन कौन से नेताओं को जो है किस किस जेल में जो है डाला गया था। तो नेहरू को बोले तो नेहरू को जो है कौन से जेल में डाला गया था। तो अल्मोड़ा के जेल में डाला गया था, अल्मोड़ा के जेल में जो है रखा गया था। और पूछे कि जयप्रकाश नारायण को जो है किस जेल में रखा गया। तो हजारीबाग जेल में जो झारखंड में पड़ता है। और पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है किस जेल में रखा गया था। तो इसको जो बांकीपुर पटना में रखा गया था, बांकीपुर के पटना जेल में रखा गया था। और पूछे प्रश्न कि गांधी
एवं उनकी पत्नी, गांधी एवं उनकी पत्नी कस्तूरबा एवं नायडू को, जो सरोजिनी नायडू को जो है किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस के जो जेल में रखा गया था। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, बुक को सीधा कर लेते हैं और एक प्रश्न बनते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? समानांतर सरकार का गठन जो है कहाँ किया गया था और किसने किया था? तो समानांतर सरकार का गठन जो यूपी के बलिया में चीतू पांडे ने किया था। चीतू पांडे ने किया था। और पूछा था कि सर्वाधिक समय तक जो समानांतर सरकार का गठन जो है कहाँ रहा था? तो वो सतारा हो जाएगा, सतारा। तो ये था कुछ भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न। और पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुइस फिशर हो जाएगा। अमेरिकी पत्रकार जो है अमेरिकी पत्रकार जो लुइस फिशर हो जाएगा। स्पेस नहीं है दोस्तों, तो हम बोल दिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आइए अब 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, बुक को सीधा कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने जो है रोलेक्ट एक्ट को जो जानबूझकर की गई हत्या कहा था? तो रोलेक्ट एक्ट को जो जानबूझकर की हत्या जो है ये CF एंड्रूज ने किया था। और रोलेक्ट एक्ट जो लाया गया था वो 19 मार्च 1919 को लाया गया था। और रोलेक्ट एक्ट जो आया था, तो रोलेक्ट एक्ट का ही जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि रोलेक्ट एक्ट में जितने भी सदस्य थे, अंग्रेज अधिकारी जो थे, वो शासन प्रशासन को अपने हाथों में ले रहे थे। और रोलेक्ट एक्ट को जो है गांधी जी काला कानून की संज्ञा दी था। काला कानून की जो है संज्ञा दिया था। और रोलेक्ट एक्ट के से जो प्रश्न बनते, और रोलेक्ट एक्ट जो गठन किया गया था वो सर सिडनी रोलेक्ट के अध्यक्षता में ही जो है किया गया था। और रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था, पंजाब के दो नेता थे और इनका विरोध इसलिए और कर रहे थे कि पंजाब के दो नेता थे, उनको जो है इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। और वो जो दो नेता थे पंजाब के, उनको देख लेते। पंजाब के नेता जो थे सैफुद्दीन किचलू थे। सैफुद्दीन किचलू एवं और एक थे सत्यपाल मलिक। इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया था। तो भारत के जितने भी जनता थे उनका विरोध कर रहा था कि इनको जो है गिरफ्तार ना करो। तो जब गिरफ्तार किया था तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है सभी लोग एकत्रित होकर शांति से जो है विरोध कर रहे थे, परंतु वहाँ के जो जनरल थे वो जनरल, उस समय जो पंजाब के जनरल थे, वो डायर थे, जनरल आर डायर थे। और इन्होंने जो गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और जो उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो वो थे आर डायर था। और इन्होंने जो है सभी पर जो है अंधाधुंध गोलियां चला दिया था। इसमें जो काफ़ी लोग मारे गए थे। तो बाद में इनकी जांच के लिए जो है हंटर कमेटी का गठन जो है ब्रिटिश अंग्रेज़ों के द्वारा जो है किया गया था। और भारत की तरफ से जो तहकीकात कमेटी का जो गठन किया गया था, तहकीकात कमेटी का गठन जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। स्पेस नहीं है दोस्तों, इसलिए हम बोल दिए, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये था रोलेक्ट एक्ट जो है से जितने भी प्रश्न बन रहे थे। और रोलेक्ट एक्ट जो है जो विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में, उस समय वैशाख के दिन ही जो है इकट्ठा हुए थे सभी लोग आपस में।
तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। वन संरक्षण अधिनियम जो कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 को जो लाया गया था। और कुछ अधिनियम है दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। यदि पूछे कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो 1986 में, और उपभोक्ता संरक्षण एक्ट भी पूछे तो 1986 में। और कुछ अधिनियम है जैसे पूछे कि पहली वन नीति, पहली वन नीति जो आया था 1952 में आया था। और पूछे कि नई वन नीति, नई वन नीति जो आया था 1988 में आया था। और पूछे कि वायु संरक्षण एक्ट जो है, वायु संरक्षण एक्ट पूछे तो ये 1981 हो जाएगा दोस्तों, 1981 हो जाएगा। और पूछे यहाँ ऊपर बुक में स्पेस नहीं है दोस्तों, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। पूछेगा कि जल संरक्षण एक्ट, जल संरक्षण एक्ट जो लाया था 1974 में आया था। और कुछ संरक्षण देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग का गठन जो है, मानवाधिकार आयोग का गठन जो 1993 में किया गया था। तो ये था कुछ अधिनियम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो ग्रीन हाउस प्रभाव को जो उत्पन्न करने वाली गैस है? तो जलवाष्प भी है, ओजोन है, मीथेन है। और इसका जो ग्रीन हाउस गैस का जो सबसे प्रमुख गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव हैं, जैसे जलवाष्प हो गया, ओजोन, मीथेन हो गया। और ग्रीन हाउस गैस को जो है रोकने के लिए जो एक सम्मेलन बुलाए गए थे, वो सम्मेलन थे क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन जो 1997 में बुलाए गए थे। क्योटो जो है जापान का एक शहर है। और क्योटो सम्मेलन में जो है जितने भी विकसित देश थे उन्होंने जो है इस पर कार्य किए थे ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए। तो ये था ग्रीन हाउस गैस के जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के जितने भी गैस थे। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि सिगरेट के धुएं में जो है मुख्य प्रदूषक गैस कौन कौन से हैं? सिगरेट के धुएं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दम घोटू गैस भी कहते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं। बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6 और H6। और बेंजीन से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि बेंजीन में जो है कितने सिग्मा है? तो सिग्मा जो हो जाएंगे 12 और पाई हो जाएंगे 3। आप ऐसे इसको याद रखते हैं, सिग्मा 6 दुना 12 और पाई जो है 3। और सिग्मा का जो संरचना होता है हेक्सागोनल होता है। सिग्मा का जो संरचना होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल होता है दोस्तों। तो ये था। अब जान लेते हैं कि गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल में जो है 10 गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल का। पेट्रोल में यदि आप 10% एल्कोहल मिला देते हैं तो ये गैसोहोल कहलाते हैं। आइए कुछ गैसों का मिश्रण जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे पूछेगा कि वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस जो है किसका मिश्रण है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है। और एक प्रश्न बढ़ता है कि भाप अंगार गैस किसे कहते हैं? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस एवं या जल गैस किसका जो मिश्रण है? तो भाप अंगार में भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है। और एक प्रश्न बनता है कि जो कोल गैस किसका मिश्रण है? कोल गैस किसका मिश्रण है? तो कोल गैस मिश्रण हो जाएगा मीथेन का और हाइड्रोजन का, मीथेन प्लस हाइड्रोजन का। ये कुछ मिश्रण थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पूछे कि एलपीजी में जो है मुख्य रूप से जो कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा प्रोपेन,
एवं ब्यूटेन। यदि प्रमुख पूछे तो ब्यूटेन मारिए। प्रमुख पूछे एलपीजी का मुख्य घटक कौन है तो ब्यूटेन। और लाइटर में भी जो है मुख्य रूप से जो है ब्यूटेन ही पाया जाता है, परंतु सीएनजी पूछे, सीएनजी का जो प्रमुख घटक जो है मीथेन होता है। सीएनजी का जो प्रमुख गैस जो होता है वो मीथेन होता है। और मीथेन जो है बायो गैस भी कहते हैं, और बायो गैस से भी जो मीथेन निकलते हैं, दलदलीय क्षेत्र से जो मीथेन निकलते हैं, और धान की खेती से जो मीथेन निकलते हैं, गोबर से जो मीथेन प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक गैस से जो मीथेन है, मीथेन को मास गैस भी कहते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, स्पेस ना रहने के कारण हम बोल दिए, तो आप उनको ध्यान से सुनिएगा। तो आइए अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि यदि वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण तो नहीं बढ़ेगा दोस्तों, गति समान है, इसका त्वरण घटता है नहीं, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक वृत्तीय पथ पर ये चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। गति जब समान है तो वेग जो है स्थिर रहेगा दोस्तों, वेग स्थिर रहेगा, चाल स्थिर रहेगा। और वेग जो है दिशा, वेग जो है एक सदिश राशि है, तो इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होंगे। तो दिशा देखिए यहाँ ये आ गया इस साइड, ये हो गया उत्तर साइड, ये हो गया पश्चिम साइड, और ये हो गया दक्षिण साइड। तो दिशा देखिए बदल रहा है, परंतु गति समान। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चल रहा है तो ये हमेशा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, चाल स्थिर रहेगा दोस्तों। तो वेग परिवर्तित होता रहेगा, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहेंगे। तो इसका ये प्रश्न हो गया। अब 16वां प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने के लिए है कि आमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, तो ए का 3 हो जाएगा दोस्तों, ए का 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता मापता है, बी का 4 हो जाएगा। बैरोमीटर जो है दाब को मापेंगे, तो ये हो जाएगा 1। और वाट जो है शक्ति का ऐसा मात्रक है, तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। दाब का फॉर्मूला पूछे तो बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ऐसा मात्रक। और शक्ति का जो होगा, शक्ति का जगह पी बराबर जो है कार्य बटे समय, तो इसका ऐसा मात्रक हो सकता है कार्य का जूल और समय का सेकंड, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। और हाइड्रोमीटर पूछते तो वो जल की जो आर्द्रता को मापता है। तो आइए अब 17वां प्रश्न पढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या है, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो ये बी आर अम्बेडकर ने किया था। बी आर अम्बेडकर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्सन है दोस्तों। तो इनके बारे में जो भी एग्ज़ाम से प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। हम कॉपी का सहारा लेते हैं दोस्तों, कॉपी पर लिख देंगे, क्योंकि बुक में उतना स्पेस नहीं है दोस्तों। इनसे जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम कॉपी पर लिखते हैं। ये अम्बेडकर को देख लेते हैं। अम्बेडकर को देख लेते हैं। अम्बेडकर का पूछे जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा मऊ के मध्य प्रदेश में। और पूछेगा कि ये किस परिवार में जन्म लिए थे, तो ये दलित परिवार में जन्म लिए थे, दलित परिवार में जन्म लिए थे। पूछेगा कि अम्बेडकर के पिता कौन थे, पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। और पूछे कि माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई सकपाल, भीमाबाई सकपाल, भीमाबाई सकपाल। पूछेगा कि पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का जो है रमाबाई थे, रमाबाई। ये इनके जन्म से कुछ संबंधित प्रश्न थे। आप जानते हैं कि इनके जो समाचार पत्रिका कौन थे,
तो इनका जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार पत्रिका जो वो मूक नायक जो अम्बेडकर का ही समाचार पत्रिका थे। और बहिष्कृत हितकारिणी का जो गठन किया था ये 1924 में किया था। और इनका एक आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा अम्बेडकर की जो आत्मकथा है। और ये किस धर्म में जो परिवर्तित हो गए थे, ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। और ये जो है किन को अपना आदर्श मानते थे गौतम बुद्ध को, ज्योतिबा फूले एवं कबीरदास को अपना आदर्श मानते थे। और भारत रत्न जो इन्हें प्राप्त हुआ था 1990 में दिया गया था। और अम्बेडकर की मृत्यु की बात करें तो 1956 में हुआ था दिल्ली में। 1956 में हुआ था दिल्ली में। और इसे जो एक प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूछेगा कि पूना फैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जो अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। और एक इसका था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक जो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत, इनकी जो है प्रमुख पुस्तक थी। तो ये था अम्बेडकर से जो कुछ महत्वपूर्ण। और इसका एक पुस्तक है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ये 10वां के हिंदी में आपको चैप्टर मिल जाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये था अम्बेडकर से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो राजाराम मोहन राय को कहते हैं। राजाराम मोहन राय भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है दोस्तों। इसको भी जो कॉपी पर हम लोग नोट कर लेते हैं, क्योंकि बुक में उतना स्पेस नहीं है जितना हम राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों राजा राम मोहन राय की जान लेते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। तो इनको अभी जान लेते हैं कि इनका जन्म जो कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1774 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1774 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधा नगर जो है बंगाल में पड़ता है दोस्तों। और इन्होंने जो है, और इनका जो मृत्यु जान लेते हैं। मृत्यु जो है 1833 में जो है ब्रिस्टल शहर में हुआ था। ब्रिस्टल शहर जो ब्रिटेन में हुआ था। मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गया था। ब्रिस्टल जो है यूके के शहर है। और जान लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है इन्होंने ही जो है 1828 में किया था। और सती प्रथा में अंत करने का जो इनका काफ़ी योगदान रहा है। सती प्रथा को जो अंत करने में इनका काफ़ी योगदान था, जो 1929 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक और इनके सहयोग से जो ख़त्म किया गया था। और राजा राम मोहन राय को जो पुनर्जागरण का जनक माना जाता है दोस्तों। और पूछे कि आत्मीय सभा पुस्तक की स्थापना किस आत्मीय सभा पुस्तक आत्मीय सभा पुस्तक की रचना जो है बंगाली भाषा में राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। और इनका एक पुस्तक है मिरातुल अखबार राजा राम मोहन की ही जो है पुस्तक है, जो फारसी में जो है इनकी रचना किया गया था। फारसी में इनकी रचना किया गया था। राजा राम मोहन जो एकेश्वरवाद थे, एकेश्वरवाद
वाद, तो एकेश्वरवाद के कहने का मतलब है कि भगवान में आस्था नहीं था इनका। और इन्होंने जो कुछ सोसाइटी की जो स्थापना किया था, जैसे वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने जो 1816 में किया था। और एक कॉलेज की स्थापना किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में इन्होंने ही किया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इनको दिया था। तो ये था राजा राम मोहन राय से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों क्या अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न बढ़ने से पहले कुछ दयानंद सरस्वती के बारे में भी जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती यहाँ दिया है। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में जो है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। और दादा भाई का जो एक पुस्तक है द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं का जो पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है। और आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध जो किससे है? तो ये लॉन्टोनी से हो जाएगा। हॉकी से कुछ देख लेते हैं। आगा खा जो है, आगा खा कप जो है हॉकी से संबंधित है। और रंगा स्वामी कप जो है, रंगा स्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से जैसे कि गूगली हो गया, क्रिकेट का जो शब्दावली है गूगली हो गया, यॉर्कर हो गया, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। अब आइए 20वां प्रश्न पढ़ते हैं कि प्राक्कलन समिति के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्राक्कलन समिति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जान लेते हैं शॉर्ट में। प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। 30 जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के जो 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा इनमें जो 0 होते हैं। और प्राक्कलन समिति के सदस्य का जो कार्यकाल होता है, 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति का जो प्रमुख कार्य होता है बजटों का जो आकलन करना, जो प्राक्कलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है। और प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। और लोक लेखा समिति भी जान लेते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा होते हैं, 15 जो लोकसभा होते हैं और 7 जो है राज्यसभा होते हैं। और लोक लेखा समिति का गठन जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा जो 1921 में किया गया था। तो सबसे पुराना समिति लोक लेखा समिति है। और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जो है जुड़वा बहन भी कहते हैं। और पूछे कि सबसे बड़ा समिति कौन हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति हो गया, क्योंकि प्राक्कलन समिति जो है 30 सदस्य होते हैं। और एक समिति होते हैं दोस्तों सहकारी समिति। और लोक लेखा समिति का भी जो कार्यकाल जो है, लोक लेखा समिति के सदस्य का जो कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य होता है CAG की रिपोर्ट की जांच करता है। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं विपक्षी दल के नेता होते हैं। और प्राक्कलन समिति में जो पक्ष दल के जो है नेता होते हैं। और सहकारी समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, उसमें भी जो 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और सहकारी समिति का जो गठन जो 1964 में किया गया था दोस्तों। बुक में स्पेस न रहने के कारण हमने बोल दिया, नहीं तो यहाँ लिख भी सकते हैं। सहकारी समिति इसमें भी जो है 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं।
और इनका गठन जो है 1964 में किया गया था। तो आइए अब अगला प्रश्न पर अच्छा इसका प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं दोस्तों। पराक्रम समिति के सदस्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, बिल्कुल नहीं, गलत है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा के होते हैं, गलत है। इसके कार्यकाल जो है 3 वर्ष होते हैं, गलत है। कोई भी मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं हो सकता। हाँ, पराक्रम समिति में ये बात है कि कोई भी मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो केवल मेरा 4 सही हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? स्वाभाविक सी बात है, राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल ही ने इनका सम्मेलन राष्ट्रपति ही ने करेगा। आप जानते हैं कि राज्यपाल की चर्चा जो किस आर्टिकल में है? राज्यपाल की चर्चा जो आर्टिकल 153 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो आर्टिकल 155 में इनका जो जिक्र मिलता है। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 22वां में क्या है? मिलान करना है कि भाग 5 में जो है संघ सरकार की चर्चा है, तो ए का 1। भाग 10 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का चर्चा है, बी का जो 4। भाग 15 में जो निर्वाचन की चर्चा मिलता है, तो ये हो जाएगा 2। और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का जो है जिक्र मिलता है, तो ये हो जाएगा 3। तो 1 4 2 3 1 4 2 3। तो इनका ऑप्शन मिला लीजिए दोस्तों, डी का 3। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है। और ए का 1, ठीक, और ए का आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब इससे कुछ और प्रश्न जान लेते हैं कि संघ सरकार की जो चर्चा है, जो आर्टिकल 51 से लेकर 151 तक इनका जिक्र मिलता है। और निर्वाचन की बात करें तो भाग 15 में है निर्वाचन। यदि पूछे कि निर्वाचन आयोग की चर्चा जो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन की चर्चा देखने को मिलता है। और संविधान संशोधन पूछे कि किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन जो है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। तो आइए अब 23वां प्रश्न पढ़ते हैं। और विभाग महत्वपूर्ण है, जैसे कि केंद्र राज्य संबंध जो है भाग 11 में देखने को मिलता है। और भाग 9 में जो है पंचायती राज के संबंध में भाग 9 में। और भाग 9 के को में जो है नगर पालिका का जिक्र। और भाग 9 के को में जो है सहकारिता का जो है जिक्र देखने को मिलता है। और भी भाग हैं, जैसे भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में जो नागरिकता है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में दोस्तों हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक, जिसे DPSP बोलते हैं। भाग 4 के ए में जो है हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। और भाग 8 में बोले तो हो जाएगा, भाग 8 में बोलेगा तो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा दोस्तों, यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। भाग 13 में बोले तो व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र हो जाएगा। तो इसमें स्पेस ना है दोस्तों, इसलिए जितना स्पेस था हमने लिख दिया। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आयरलैंड के संविधान से जो आयरलैंड के संविधान को जो है भारतीय संविधान में जो है कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से जो भारतीय संविधान में लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये कथन सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया, ये कथन भी सही है। राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन, ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये था
जितने भी देश से जो जो लिया गया था वो था। तो और भी देश से जो कई चीज़ लिए गए हैं, जैसे कि यूएसए से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, महाभियोग, पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय को जो अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो आर्टिकल 215। आर्टिकल 214 में कहा गया कि हर राज्य में जो है एक हाई कोर्ट होगा, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 216 में क्या हाई कोर्ट के गठन का चर्चा है। और आर्टिकल 217 में है कि हाई कोर्ट का जो है एक न्यायाधीश भी होंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो है जिक्र जो आर्टिकल 217 में देखने को मिलता है। अब देख लेते कि अगला प्रश्न क्या है। बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। और प्रश्न रहे कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो आर्टिकल 124 में और सुप्रीम कोर्ट के जो अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 129 में हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न 25वां है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार है आता है। साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक कहने का मतलब हुआ कि शक्तियों का बंटवारा, जिससे केंद्र के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं और राज्य सरकार के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। तो संघात्मक का मतलब यही हुआ दोस्तों। तो आइए 26वां प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार जो किसके पास है? तो अवशिष्ट अधिकार जो है संसद के पास है, यानी कह सकते हैं कि संघ की जो संसद के पास है। जैसे राज्य सूची जो है राज्य सरकार के पास है और केंद्र जो है केंद्र सरकार के पास होता है। समवर्ती सूची जो है दोनों के पास होते हैं। तो ये कुछ विशेष अधिकार है दोस्तों। जो अनुसूची 7 में जो कहा गया शक्तियों का बंटवारा, अनुसूची 7 में कहा गया है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों की बंटवारा का जो चर्चा मिलता है, बंटवारा की चर्चा मिलता है। जैसे कि केंद्र सरकार में जान लेते हैं कौन कौन से आएंगे केंद्र सूची के अंतर्गत, जो कौन कौन से आएंगे। जैसे हो गया जनगणना, ये केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे। और आय कर हो गए, सेवा कर, ये सभी जो है केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे। राज्य सूची के अंतर्गत जो है जैसे सड़क निर्माण हो गए और पुलिस विभाग हो गए, कृषि संबंधित हो गए, ये सभी जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे शिक्षा, माप तोल, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे और वन्य जीव आ जाएंगे, वन्य जीव, ये सभी जो है जनसंख्या, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। डाक सेवा जो डाक सेवा, ये सभी जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम जो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएंगे, अब शिष्ट सूची के अंतर्गत आएंगे। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? वो अविश्वास प्रस्ताव। ओके दोस्तों, और अविश्वास प्रस्ताव जो लाए जाते हैं विपक्षी दल के नेता के द्वारा लाए जाते हैं, विपक्षी दल के नेता के द्वारा लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही आता है, लोकसभा
सभा में आता है। लोकसभा में इसलिए आता है क्योंकि जो सरकार होते हैं वो लोकसभा में जो अपना बहुमत जो है साबित करते हैं, तो इसलिए जो है लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वो लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं। और विपक्षी दल के नेता को लगता है कि ये सरकार जो है बिना बहुमत का जो है सरकार चला रही, तो ये उनको जब डाउट होता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो विपक्षी दल के नेता को जो है 50 सदस्यों का जो समर्थन होना जरूरी होता है। 50 सदस्यों का जो है समर्थन होना जरूरी होता है। और अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव में यदि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो वो जो सरकार चला रहे होते हैं उनको इस्तीफा देना होता है। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो हटाए गए पहले प्रधानमंत्री होते मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे जो उनको जो 1979 में जो हटाए गए थे, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या है, लोक लेखा समिति के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। तो लोक लेखा समिति का जिक्र जो है अगले प्रश्न में कर ही दिए थे, तो आइए जान लेते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य जो है 15 होते हैं। नहीं दोस्तों, लोकसभा के जो है 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो है 7 सदस्य होते हैं। तो इनमें कथन क्या कहा गया है कि कौन सा सही है। तो अगला प्रश्न ऑप्शन ए तो सही है। और इस समिति के सदस्यों का प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन करता है, ये भी कथन सही है। तो 2 कथन गलत है दोस्तों, तो मेरा कथन हो जाएगा कौन सा सही, 1 और 3 जो है मेरा कथन सही हो जाएगा। अब 29वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है, गिल्ड एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। तो गिल्ड एज मार्केट जो है ये सरकारी को ये जो है सरकार जो है सरकारी बॉन्डों को जो खरीद और बिक्री से संबंधित है दोस्तों। तो ये सरकार की प्रतिभूति के व्यापार से है और सरकार इनको गारंटी देते हैं कि गारंटी प्राप्त करवाते हैं। 30वां प्रश्न पढ़ते हैं कि चालू खाते के संदर्भ में जो किस वर्ष रुपये का जो पूर्ण रूप से जो परिवर्तनीय घोषित किया गया था। तो ये जो किया गया था दोस्तों ये 1993 के द्वारा 1994 में किया गया था। अब और प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि मुद्रा का जो कितने बार अवमूल्यन हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन जो है अभी तक 3 बार हुआ है। 1 बार हुआ था 1949 में और 1 बार हुआ था 1966 में और 1 बार हुआ था 1991 में। मुद्रा अवमूल्यन कहने का मतलब हुआ कि मुद्रा का जो है मूल्य जो है घट जाता है। मुद्रा का अधिक मुद्रा जो छपाई कर देने के बाद जो मुद्रा का अवमूल्यन यानी वैल्यू उनका घट जाता है। डायमेंटिना गर्त खाई जो है किस महासागर में स्थित है। डायमेंटिना सागर जो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु जो है वो जो है सुंडा बिंदु है जो 71,87 मीटर है दोस्तों। और सुंडा या इसको जावा भी बोलते हैं, जावा द्वीप पर जो इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में जो स्थित है। प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की सबसे गहरा बिंदु जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच है जो 11,007 मीटर समथिंग है दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरा है, बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। और ये डायटोमिना गर्त जो ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट पर जो पाए जाते हैं दोस्तों। बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण जो किस महासागर में स्थित है, ये तो हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी पश्चिमी बरमुडा त्रिभुज एक रहस्यमय माना जाता है क्योंकि बरमुडा त्रिभुज के जहाज जो है गायब हो गए थे। अब आइए, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट को रूपांतरित हुआ। आग्नेय चट्टान का जो ग्रेनाइट का रूपांतरण, ग्रेनाइट का जो हो जाएगा दोस्तों नीच हो जाएगा।
अब समझ लेते हैं कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान में जो है क्या डिफरेंट है। तो इनको देख लेते हैं दोस्तों, बुक को सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान कौन कौन से हैं। आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से जो है मृत चट्टान हैं। और आग्नेय चट्टान के अंतर्गत जो कौन कौन आएंगे तो ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है, और ग्रेनाइट हो गया, और हो जाएगा ग्रेबो। ग्रेबो जो है ये आग्नेय चट्टान है। और बेसाल्ट जो है ये जो आग्नेय चट्टान है। और इनका जो रूपांतरित रूप होता है या रूपांतरित चट्टान रूपांतरित या कैंथरित। ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप हो जाएगा वो हो जाएगा नीस। और ग्रेबो का जो होगा सर्पेंटाइन सर्पेंटाइन जो इनका रूपांतरित रूप हो जाएगा। और बेसाल्ट का हो जाएगा सिस्ट। बेसाल्ट का जो रूपांतरित हो जाएगा सिस्ट। ये आग्नेय चट्टान था दोस्तों। अब अवसादी चट्टान समझ लेते हैं। अवसादी चट्टान जो है इसमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जो है जीवाश्म देखने को मिलता है। अवसादी चट्टान कौन कौन से उनको देख लेते हैं। जैसे कोयला हो गया अवसादी चट्टान, कोयला अवसादी चट्टान हो गया। चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान हो गया। और एक है बलुआ पत्थर जो है ये सभी जो अवसादी चट्टान है। अब इनका जो है रूपांतरित रूप देख लेते हैं। कोयला से जो है ग्रेफाइट क्या हीरा का निर्माण होता है। चूना पत्थर का जो हो जाएगा संगमरमर ये जो है कैंथरी चट्टान हो जाएंगे। और बलुआ पत्थर का जो होगा क्वार्टजाइट ये सभी जो है इनका रूपांतरित रूप था। तो ये था बेसाल्ट चट्टान। और अब समझ लेते हैं कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो उच्च दाब और उच्च ताप के द्वारा ही जो है रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ये था चट्टान का एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं 34वां प्रश्न क्या है। 34वां प्रश्न मेरा कि अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग कितने प्रतिनिधि शामिल थे। तो ये थे 5 शामिल थे अंतरिम सरकार में। अब समझ लेते कि अंतरिम सरकार में जो कितने संविधान सभा के द्वारा जो कितने चुनाव निर्मित सदस्य थे। तो टोटल जो है 389 सदस्य थे संविधान सभा के द्वारा। जब उसका संविधान सभा में जो है टोटल 389 सदस्य थे जो चुनाव होना था। 389 को 2 चरणों में जो बांटा गया। जैसे एक हो जाएगा देसी प्रांत जो थे, देसी प्रांत में जो थे वो जो है टोटल 389 को जो फिर 296 भागों में जो बांटा गया। 296 सदस्य में जो बांटा गया था, जिसमें था ब्रिटिश प्रांत जो जिसमें देसी प्रांत जो 93 थे। देसी प्रांत 93 थे। और ब्रिटिश प्रांत में जो 4 थे, ABC करके थे। आप समझ लेते हैं कि कांग्रेस ने जो कितने सीट जीते थे। कांग्रेस जो 208 सीट जीते थे। और मुस्लिम लीग जो है 73 सीटें पर। और अन्य पार्टियां जो थे वो 15 थे। तो ये थे कुछ चुनावों से संबंधित अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अनवार ए सुहाइली जो है किसका फारसी अनुवाद है। अनवार ए सुहाइली ये जो है पंचतंत्र का हो जाएगा। और अनवार ए सुहाइली का जो फारसी में जो अनुवाद किया था वो अबू फजल किए थे। अब महाभारत का जो फारसी अनुवाद हो जाएगा रजनामा। और रजनामा की जो रचना जो फारसी में जो किया था वो जो है अब्दुल कादिर बदानी ने किया था। अब्दुल कादिर बदानी ने किया था। और कुछ फारसी में जो बुक थे उनको भी देख लेते हैं कि बाबरनामा को जो फारसी में अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा को जो फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अब्दुल रहीम खाने ने जो है किया था। और लीलावती को जो फारसी में अनुवाद किसने किया था तो वो फैजी ने किया था।
ये था कुछ फारसी से जो है प्रमुख पुस्तकें। और पूछेगा कि उपनिषद को जो फारसी में अनुवाद किसने किया था, वो दारा सिकोह था। बुक में स्पेस ना है दोस्तों, हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं उपनिषद को जो फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में जो अनुवाद किया था वो दारा सिकोह किया था दोस्तों, दारा सिकोह किए थे। अब 36वां प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन जो है किस देश की देन मानी जाती है। तो प्रिंटिंग प्रेस की देन जो पुर्तगाल को मानी जाती है। जैसे तंबाकू भी इन्हीं का देन है, तंबाकू जो है इन्हीं का देन है, आलू इन्हीं का देन है। तो आइए समझते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस को जो यूरोप से जो भारत किसने लाया था। तो प्रिंटिंग प्रेस को जो यूरोप से भारत लाने वाला था वो गुटेनबर्ग थे, गुटेनबर्ग थे। अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो उस समय जो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो है पुस्तकें समाचार पत्र जो है संपादित किए गए थे। तो जैसे पहला समाचार पत्र बोले तो वो हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट को जो प्रकाशन जो 1780 में किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा। और पूछे कि हिंदी समाचार पत्र का जो प्रथम हिंदी समाचार का निम्नलिखित में मतलब हिंदी समाचार पत्र सर्वप्रथम कौन था। तो हिंदी समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड था, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड की रचना जो है ये हिंदी समाचार पत्र था दोस्तों, हिंदी समाचार पत्र था। और उदंत मार्तंड का जो रचना जो है पंडित जुगल किशोर ने किया था, पंडित जुगल किशोर ने किया था। और प्रिंटिंग प्रेस जो है महानतम देन जो है किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। प्रिंटिंग प्रेस जो ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, ये कहने वाला था मार्टिन लूथर। और प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक देश माना जाता है उसको चीन को माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक देश माना जाता है वो चीन को माना जाता है। बुक में स्पेस नहीं है दोस्तों, हम बोल दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक देश, प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक देश चाइना को माना जाता है, चीन को माना जाता है। तो ये था कुछ प्रिंटिंग प्रेस से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी जान लेते हैं, जैसे अमृत बाजार पत्रिका का संपादक, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने जो इनका संपादन किया था। ये रातों रात जो है इंग्लिश में जो कन्वर्ट करने वाला जो है समाचार पत्रिका था दोस्तों। तो आइए अब राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आइए अब 38वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 38वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जो किस व्यक्ति ने जो द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोल में सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, एक गांधी जी थे, सरोजनी नायडू भी थे और मदन मोहन मालवीय भी थे। ये तीनों थे। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। द्वितीय गोल में जो सम्मेलन जो बुलाए गए थे वो 1931 में। और प्रथम गोल में सम्मेलन जो बुलाए गए थे 1930 में। प्रथम गोल में सम्मेलन के समय जो वायसराय जो थे वो थे इरविन, वो इरविन थे। और द्वितीय गोल में सम्मेलन के समय जो वायसराय जो वेलिंगटन थे, वेलिंगटन थे। और तृतीय गोल में सम्मेलन के गोल में सम्मेलन के समय भी जो वेलिंगटन ही थे, क्योंकि वेलिंगटन का जो कार्यकाल था 1931 से 36 रहा है दोस्तों। और इरविन का जो 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा है। और पूछे कि सभी गोल में सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे अम्बेडकर। अम्बेडकर जो है सभी गोल में सम्मेलन में जो भाग लिए थे। और गांधी जी एकमात्र सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे, तो वो द्वितीय गोल में सम्मेलन में ही थे।
भक्ति आंदोलन को जो दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये रामानंद को जाता है। और रामानंद जो है सगुण भक्ति से संबंधित है, और सगुण भक्ति में भी जो है राम भक्ति थे। और रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीर थे, रैदास थे, ये सभी जो है। तुकाराम को महाराष्ट्र का जो संत कहते हैं, तुकाराम को महाराष्ट्र का संत जो तुकाराम को कहते हैं। तुकाराम का जो एक पुस्तक है अभंग, जो दरोगा में पूछा भी गया था, अभंग की रचना जो किसने किया था, तुकाराम ने किया था। और कबीर का जन्म की बात करें तो कबीर का जन्म जो 1440 में हुआ था। कबीर जो जुलाहा परिवार से संबंधित है, जुलाहा परिवार से संबंधित है। कबीर का जो बीजक जो है, इनकी जो पुस्तक है, इसमें जो है सखी, रामायणी और शब्द का जिक्र है। और पूछे कि असम का जो है चैतन्य किसे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु किसे कहते हैं, तो वो जो है शंकर देव हो जाएंगे। शंकर देव को जो असम का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। अब आइए 40वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके समय हुआ था, अजातशत्रु के समय, तो 1-4। द्वितीय बौद्ध अजातशत्रु के बाद जो कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगीति हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति जो अशोक के समय हो जाएगा 4-3-2-1, तो ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन बी में। अगर पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है। द्वितीय बौद्ध संगीति पूछे किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो साबाकामी। और पूछे कि तृतीय बौद्ध संगीति जो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मोगलीपुत्तिस। और चौथा बौद्ध संगीति पूछे तो ये हो जाएगा वसुमित्र। और प्रथम बौद्ध संगीति में जो है सूत एवं विनय पिटक की जो है रचना हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति में जो अभिधम पिटक की रचना हुआ था, अभिधम पिटक की रचना हुआ था। तो ये था कुछ प्रश्न। और पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। और द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीत राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा में। और चौथे बौद्ध संगीत हुआ था कुंडल वन, कश्मीर में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो आइए अब 41वां प्रश्न पढ़ते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का कालक्रम अनुसार सजाएं, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 में। रूलैक्ट एक्ट जो आया था 19 मार्च 1919 को। और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 को। अहमदा मिल हड़ताल जो हुआ था 1918 को। तो पहले जो हुआ था 1918 में, तो पहले जो हुआ था अहमदा मिल मजदूर हुआ था अहमदाबाद के जो है खेड़ा हो जाएगा। खेड़ा के बाद जो है ये हो जाए 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। और असहयोग आंदोलन के समय जो अगर पूछे असहयोग आंदोलन को जो वापस क्यों लिया गया था, असहयोग आंदोलन को वापस इसलिए लिया गया था क्योंकि जो है यूपी के गोरखपुर में जो चोरा चोरी कांड हुआ था, चोरी जो कांड की घटना जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था। और इसमें जो है ब्रिटिश पुलिस को जो है 22 पुलिसों को जो जिंदा जला दिया गया था। तो इससे जो है गांधी जी आहत हुए थे और बोले थे कि हम असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। और असहयोग आंदोलन के समय जो वायसराय जो थे चेम्सफोर्ड थे। 42वां प्रश्न पढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए जो है नाभिक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है,
प्लास्ट में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और एक केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए पाया जाता है? तो यहाँ आप माइटोकॉन्ड्रिया मार सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ऑल्टमैन ने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। और गोल्जी उपकरण की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। और गोल्जी उपकरण से ही जो लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण जो गोल्जी उपकरण से ही होता है। सेंट्रोसोम की खोज करें, सेंट्रोसोम की खोज जो बोवेरी ने किया था, बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम जो है कोशिका का जो है विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन में जो सेंट्रोसोम का काफ़ी योगदान है। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम को जो सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम जो है जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं, उनको जो मारने का काम जो लाइसोसोम करते हैं। आइए 43वां प्रश्न पढ़ते हैं। और ये पूछे कि केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किन गुणों में जो हार्मोन में जो एंजाइम से भिन्न होते हैं, ये केवल जानवर में पाए जाते हैं? नहीं, ये तो जंतु में पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं। ये सभी प्रोटीन नहीं है। और अच्छा, एंजाइम सभी प्रोटीन नहीं, प्रोटीन जो है कुछ प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरा वो डी होगा, सभी प्रोटीन जो एंजाइम नहीं होते हैं, कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये कहना उचित है। आइए अब 44वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 44वां प्रश्न क्या है दोस्तों? तो 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रोग विटामिन ए की कमी से कौन होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो जीरो पैथोलेमिया। विटामिन सी से जो है सकर्वी रोग होता है। विटामिन एनीमिया जो लोहा की कमी से होता है, लोहा की कमी से एनीमिया होता है। ऑस्टियोमालेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन का जिक्र जो पहले डिस्कस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल होता है। विटामिन शब्द जो दिए थे वो फांक ने दिए थे। और विटामिन ए का खोज जो है मुकुलन ने किया था। और विटामिन बी का भी खोज जो है मोकुलन ने किया था। विटामिन सी का जो खोज है ऑपलैंड ने किया था। और विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। डब्ल्यू बी सी, देखिए डब्ल्यू से वाटर रखिए और बी से जो है विटामिन बी और सी से जो है विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी एवं सी है, WBC करके याद रख सकते हैं ट्रिक से। और पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है ADE जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन से यदि और प्रश्न जो बनते हैं कि नियासिन विटामिन किसे कहते हैं? तो नियासिन जो है विटामिन B3 का जो है रासायनिक नाम है। और नियासिन की कमी से जो प्लेगरा नामक रोग होते हैं। और प्रश्न पूछे कि विटामिन ए का जो है विटामिन ए का तो रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई का जो है टेकोफेरल होता है। और विटामिन 7 का जो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम जो बायोटिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम जो है फोलिक एसिड होता है। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम जो राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन 12 को जो है साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन थे जिनके रासायनिक नाम थे जो एग्जाम में देखने को मिलता है, 1-2 प्रश्न, तो आप याद रखिएगा। आइए 45वां प्रश्न पढ़ते हैं कि एक
बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी होते हैं। और ईसीजी का जांच जो है ईईजी का जांच जो है मस्तिष्क में किया जाता है दोस्तों। मस्तिष्क की जांच के लिए जो है ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। और ये जो होते हैं ईसीजी का जांच जो है हृदय की जांच में किया जाता है दोस्तों। हृदय की जांच में जो है ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। और ईईजी का जांच जो मस्तिष्क में किया जाता है। एक्सरे का प्रयोग जो हड्डियों की जो है टूटने की जांच के लिए जो किया जाता है, हड्डियों के जो है टूटने की जांच के लिए जो है एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। और एयरपोर्ट पर जो यात्रियों का जो जांच किया जाता है वो वहाँ भी एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। 40वां प्रश्न पढ़ते हैं कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव होता है। लोलक का एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। लोलक का फार्मूला होता है T बराबर जो है 2π√L/g। तो यहाँ फार्मूला सेट कीजिए कि यहाँ बोला 4 गुना कर दिया जाएगा और तो लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा अवधि पर। तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा T बराबर 2π√L/g। तो इसका 2 गुनी हो जाएगा दोस्तों। वायु अंगार गैस के मुख्य घटक कौन है। तो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वायु अंगार गैस और भाप अंगार गैस किसे कहते हैं। तो आइए वायु अंगार गैस पूछा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे और नाइट्रोजन भी होंगे और अल्प मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। अब आइए कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होने वाले हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों को जो है नियंत्रित करता है परंतु पैराथायराइड ग्रंथि को ये नियंत्रित नहीं करता। पैराथायराइड को ये नियंत्रित नहीं कर पाता। पैराथायराइड ग्रंथि को जो ये नियंत्रित नहीं करता है। पीयूष ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथियों का मास्टर कहते हैं। थायराइड ई हो गया TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मानव वृद्धि हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि को जो मानव वृद्धि हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये दूध का निर्माण में जो है इनका योगदान होता है। तो 49वां प्रश्न पढ़ते कि मादा जनन तंत्र में किसको जो मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो मादा जनन तंत्र में जो मुख्य जनन अंग माना जाता है उन्हें फैलोपियन ट्यूब कहते हैं जिसे डिंबवाहिनी नलिका है। हालांकि सभी जनन का अंग ही है परंतु स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजर होता है वो डिंबवाहिनी में ही होता है दोस्तों। और इससे आप यह याद रख सकते हैं कि पुरुषों का जो नसबंदी कहलाता है पुरुष का जो नक्शबंदी कहलाता है नक्शबंदी जो कहलाता है वैस्कोटोमी कहते हैं। वैस्कोटोमी कहते हैं। और महिला का जो नसबंदी कहलाता है ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। महिला का नसबंदी जो है ट्यूबेकोटोमी कहलाता है दोस्तों। महिला का नसबंदी जो ट्यूबेकोटोमी कहलाता है और पुरुष का जो नसबंदी जो है वैस्कोटोमी कहलाता है। तो 50वां प्रश्न पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन का अंतिम उत्पाद जो वो ग्लूकोज होता है दोस्तों। वसा का जो पूछेगा तो अंतिम उत्पाद जो ग्लिसरॉल हो जाएगा दोस्तों। ग्लिसरॉल हो जाएगा वसा का अंतिम पाचन लिपिड। तो ये वसा का ही रूप हो गया सेलुलोज ये। तो ये कुछ 50 प्रश्न थे दोस्तों जो हमने डिस्कस किया। यदि कोई छोटी मोटी त्रुटि समझाने में दिक्कत रहा होगा तो छोटे भाई और बड़े भाई समझकर जो है क्षमा कर देना है। आगे प्रयास करेंगे कि समझाने के वक्त जो है कुछ त्रुटि ना हो। तो ये था 50 प्रश्न दोस्तों। और आइए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि चंदेल वंश का संस्थापक जो ननुक हो जाएगा। इसकी राजधानी चंदेल का राजधानी जो खजुराहो था। इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो था यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने जो महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं को सफलता पूर्वक जो विरोध किया था। चंदेल वंश का जो अंतिम शासक जो परमार्दी देव था। तो ये जो 50 प्रश्न होते हैं दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न होते हैं। यदि आगामी परीक्षा को आपको क्रैक करना है तो ये सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करें। तो आज का
वीडियो यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन में, जो है 7वां डिस्कशन अगले दिन करेंगे। यदि आप लोग जो है 5 डिस्कशन नहीं देखें तो यूट्यूब पर जाकर ज़रूर देखें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वर्दी का सपना, या @पुलिस लवर्स किस्टू सर्च मार सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है प्रश्नों का एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, आपको काफ़ी आनंद आएंगे और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो जय हिंद।